आपका स्वागत है जीएस विज़न में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। हेलो एवरीवन, जीएस विज़न के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं वन दरोगा और पशुधन प्रसार अधिकारी कई जो पद आए हैं उसके लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है वो। तो टेस्ट सीरीज का पेपर आपको कल मिला था और इसका सॉल्यूशन आपको आज मिलेगा। तो ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 16। तो बात करते हैं इसमें क्या है खास बातें। पहला प्रश्न है, क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, क्यूरिंग क्या होता है। क्यूरिंग की जो क्रिया होती है वो मेनली टोबैको में होती है, यानी कि तंबाकू में होती है। क्यूरिंग पत्तियों को सुखाने की क्रिया है जिसमें पत्तियों का रंग और सुगंध बनी रहती है। इसी प्रोसेस को हम क्यूरिंग कहते हैं। इसके अलावा तंबाकू में एक और क्रिया होती है, टॉपिंग होती है। टॉपिंग टॉपिंग क्या होता है कि जब तंबाकू में पुष्पन आता है, यानी कि फूल आता है, उस समय पत्तियों सहित जो शीर्ष कलिकाएं होती हैं ना, शीर्ष जो ऊपरी कलिकाएं होती हैं, उनको काट देने को टॉपिंग कहते हैं। टॉपिंग। और एक और वर्ड आता है इसमें, डिस्करिंग। डिस्करिंग क्या होता है कि टॉपिंग के लगभग 7 दिन बाद जो अतिरिक्त कलिकाएं होती हैं, अतिरिक्त कलिकाएं जो बचती हैं एक्स्ट्रा, उनको भी हटा देना, उसको डिस्करिंग कहते हैं। तो कुल मिला के टॉपिंग होगा पहले, अतिरिक्त जो कलिकाएं हैं उनको काटना, उसके बाद 7 दिन बाद फिर जब काटेंगे तो उसे डिस्करिंग बोलेंगे। और पत्तियों को सुखाने की क्रिया जिसमें पत्तियों का रंग और सुगंध बनी रहती है उसे क्यूरिंग कहते हैं। तो आपसे पूछा था क्यूरिंग किस फसल में संपन्न की जाती है, तो क्यूरिंग जो है वो तंबाकू में संपन्न की जाती है। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है। तो शहतूत कीट पालन के लिए जो अग्रणी राज्य है वो कर्नाटका स्टेट है, कर्नाटक। और आपको पता ही है कि शहतूत कीट पालन यानी कि रेशम का उत्पादन इससे होगा। तो जो रेशम कीट पालन होता है उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर। जो फेमस रेशम है वो 4 हैं, मलबरी, टसर, इरी और मूंगा। मूंगा रेशम में असम और उत्तराखंड का बेहतर स्थान है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी किस किस्म की है। तो कॉफ़ी को हिंदी में कहते हैं कहवा। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी अरेबिका यानी कि ऑप्शन सी है, अरेबिका प्रकार की कॉफ़ी है। देखिए जो भारत में कॉफ़ी थी वो एबीसीनिया से आई है। एबीसीनिया बोले तो इथोपिया। कौन लेके आए थे, बाबा बदून लेके आए थे। बाबा बदून ने इसकी शुरुआत कहाँ पर की, चिकमंगलूर जिले में की। चिकमंगलूर जिला कहाँ पर है, कर्नाटक में है। उस स्थान को आज बाबा बदून की पहाड़ियाँ कहते हैं। वैश्विक स्तर पर कॉफ़ी की 2 किस्में फेमस हैं। अरेबिका भारत इसमें फेमस है, दूसरी है रोबस्टा। रोबस्टा जो कॉफ़ी की किस्म है वो मुख्यतः ब्राज़ील में मिलती है। रोबस्टा कॉफ़ी पर एकाधिकार ब्राज़ील का ही है। ब्राज़ील में जो ब्राज़ीलियन उच्च भूमि है, इनकी ब्राज़ीलियन हाईलैंड है, वहाँ पर एक मिट्टी मिलती है, एक रेड सॉइल है, टेरा रोसा सॉइल। वो टेरा रोसा सॉइल कॉफ़ी उत्पादन के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। इसलिए बड़े बड़े जो बागान है कॉफ़ी के, सबसे बड़े बड़े विश्व में आपको ब्राज़ील में मिलेंगे। वहाँ कॉफ़ी के बागानों को बोलते हैं फजेंडा। फजेंडा। और विश्व की सबसे बड़ी कॉफ़ी मंडी साओ पोलो भी आपको ब्राज़ील में मिलेगी। और विश्व का जो कॉफ़ी बंदरगाह नाम से प्रसिद्ध बंदरगाह है सेंटोस, वो भी आपको ब्राज़ील में ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे मीठा जहर कहते हैं। तो ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड को मीठा जहर कहते हैं। और ध्यान रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण में सबसे अधिक योगदान कार्बन मोनोऑक्साइड का है। कार्बन मोनोऑक्साइड, विद्यार्थी गलती करते हैं, वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का बताते हैं। ना जी ना, वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान कार्बन मोनोऑक्साइड का है, जबकि वैश्विक ऊष्मन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो वायु प्रदूषण में सर्वाधिक रोल किसका है, कार्बन मोनोऑक्साइड का।
तो इसके बाद सर्वाधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो सर्वाधिक विटामिन ए जो है वो आम में पाया जाता है। अब आम में भी जो पका हुआ आम होता है उसमें सर्वाधिक विटामिन ए का सबसे बड़ा रिसोर्स है वो। आम को बाथरूम फल, राष्ट्रीय फल या फलों का राजा भी कहते हैं। आम एक उष्ण जलवायु पौधा है, यानी कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, और आम एक ड्रूप पौधा है। अब ड्रूप पौधा क्या होता है, ड्रूप फल क्या होता है, इसके बारे में मैं कभी फिर बताऊंगा, जब मैं टाइप ऑफ फ्रूट्स लेके आऊँगा तब इस पर डिस्कस करूंगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आम का जो खाने योग्य भाग होता है उसे क्या बोलते हैं। अब ये मत बोलना कि उसको गूदा या ये वगैरह, उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आपको ये बताना है कि आम का जो खाया जाने वाला भाग है उसे क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण किससे होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निर्माण होता है पानी से। पानी यानी कि H2O जब ये H2O टूटेगा ना तो O ऑक्सीजन का निर्माण कर देगा, जो H है वो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो आपसे सवाल पूछा है कि ऑक्सीजन का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो पानी के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 7, मैग्रोव वनस्पति किस प्रकार की मृदा में पाई जाती है? मैग्रोव वनस्पति पहले समझिए क्या होता है। जो समुद्र किनारे आपको पेड़ पौधे मिलते हैं ना, समुद्र किनारे सामान्यतः दलदली क्षेत्रों में, उसको मैग्रोव वनस्पति बोलते हैं। तो इसने सवाल भी यही पूछा कि मैग्रोव वनस्पति किस प्रकार की मृदा में पाई जाती है, तो मैं लवणीय मृदा बोल देता, कोई बात नहीं, लेकिन दलदली भी बोला है तो बेहतर ऑप्शन दलदली होगा। अगर दलदली नहीं है तो लवणीय मृदा पे हम टिक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से नीली क्रांति किससे संबंधित है? देखिए, नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से, फिश प्रोडक्शन से, और नीली क्रांति की सर्वाधिक सफलता जो है वो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में हुई थी। राष्ट्रीय मत्स्य विभाग बोर्ड, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो सितंबर 2006 में बना था, सितंबर 2006 में बना। अगला है राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है, देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भारतीय कृषि उत्पाद हैं उनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ाना मतलब कंपटीशन बढ़ाना, और ये योजना 2004 में लाई गई। तो अब ऑप्शन इसमें डी सबसे बेहतर होगा, निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से। भाई आपके जब उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाएंगे तो उससे पहले तो एक्सपोर्ट होंगे ना, तो मतलब निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से संबंधित है, और इसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय कृषि उत्पादों की बाजार में प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन बढ़ाना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो ध्यान रखना कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है तालाब इसका सबसे महत्वपूर्ण जो है वो साधन है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत के अधिकांश क्षेत्र में सिंचाई किसके माध्यम से होती है? नलकूप के माध्यम से, नहरों के माध्यम से, और या तालाब के माध्यम से? एक और कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि सिंचाई में एक वर्ड यूज होता है पाताल तोड़ कुएं। पाताल तोड़ कुएं क्या होते हैं और ये कहाँ पर जो आपको सर्वाधिक मिलेंगे? अगला क्वेश्चन, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। तो केसर की सर्वाधिक मात्रा देखिए कश्मीर में मिलेगी आपको, जो मैक्सिमम केसर है कश्मीर में मिलेगा। केसर देखिए दक्षिणी यूरोप का पौधा है और विश्व में सर्वाधिक केसर स्पेन और ईरान में मिलता है। केसर को अंग्रेजी में सैफरन कहते हैं और केसर का वानस्पतिक नाम क्रोकस सेटाइवस है, क्रोकस सेटाइवस। अल्फा क्या है? अल्फा एक घास है, ये काफ़ी ऊंची घास होती है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। बीटी बीज का संबंध किससे है? बीटी जो बीज है उसका संबंध है कपास से। बीटी कपास, देखिए हुआ क्या था कि कपास में एक कीट लग जाता है, अमेरिकन वोलवर्म उसको बोलते हैं। अमेरिकन वोलवर्म कपास की खेती का बुरे तरीके से नाश मार देता है। ये समस्या भारत में नहीं, वैश्विक स्तर पर अनेक देशों में
ये पाई गई। धीरे धीरे कपास के पौधे के जो जीन बदले गए, यानी कि उसको जेनेटिक मॉडिफाई किया गया, जिसको बोला गया बीटी कॉटन। विश्व में बीटी कपास की व्यापारिक खेती की शुरुआत 1996 में होती है। जो बीटी कॉटन है इसमें बैसिलस थ्यूरिमजेनेसिस बैक्टीरिया का क्राइजीन डाला जाता है। यह बैक्टीरिया आपको मिट्टी में प्राकृतिक रूप में मिलता है। आपसे सवाल ये पूछता है कि कौन सा जीन डाला जाता है, तो जीन डाला जाता है क्राइजीन। और बैक्टीरिया कौन सा है? बैसिलस थ्यूरिमजेनेसिस है। उसका क्राइजीन इसमें डालेंगे तो वो क्या होगा कि इसके बाद जो है ना, ये जो कपास का पौधा है ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है, और जो वो टॉक्सिन रिलीज होगा तो उसके बाद जो अमेरिकन वोलवर्म है वो इस पेड़ के पास आता ही नहीं है, और इस तरीके से कपास का पौधा बच जाता है। भारत के लगभग 96% पार्ट पर बीटी कॉटन की खेती होती है, और भारत में बीटी कॉटन की व्यापारिक खेती की अनुमति वर्ष 2002 और 3 में मिली थी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि बीटी ब्रिंजल क्या है। बीटी ब्रिंजल निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहते हैं? देखिए, सेफ्टी वॉल्व ऑफ द नेचर पूछ रहा है। सेफ्टी वॉल्व ऑफ द नेचर, सेफ्टी वॉल्व ऑफ द नेचर बोलते हैं हम ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो को, क्योंकि ज्वालामुखी जो है वो समय समय पर पृथ्वी के अंदर जो दाब है उसको बाहर निकालता रहता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर दाब प्रेशर बनता रहता है, मैग्मा बनता रहता है। क्यों? क्योंकि नीचे टेम्परेचर अधिक है, और दूसरा नीचे प्लेट मेल्ट होती हैं, प्लेट्स जो हैं वो मेल्ट होती रहती हैं। तो इसलिए अगर ज्वालामुखी नहीं आएंगे तो क्या होगा कि वो नीचे दाब ना हमेशा जोर मारता रहेगा। जोर मारने की वजह से क्या होगा? धरती कांपती रहेगी, बिल्डिंग्स गिरती रहेंगी, भूकंप आते रहेंगे। तो इसलिए सेफ्टी वो क्या होता है, वो दाब सारा एक बार में ज्वालामुखी से के मुंह से बाहर आ जाता है। इसलिए सेफ्टी वॉल जो है नेचर, वो किसे बोलते हैं? हम ज्वालामुखी को बोलेंगे। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो ध्यान रखना, ये है मध्य प्रदेश में। सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश सोयाबीन के लिए प्रसिद्ध भी है। सोयाबीन को येलो ज्वेल या वंडर क्रॉप भी कहते हैं। वानस्पतिक तेल स्रोत में जो दुनिया में प्रथम स्थान है वो सोयाबीन का है। सोयाबीन के फल को पोड कहते हैं, पोड। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उत्तराखंड में सोयाबीन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो ये तो थे इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर से क्वेश्चन। इसी वीडियो में दोबारा मिलता हूं पशुपालन से संबंधित प्रश्नों के साथ। वेलकम बैक अगेन। अब हम जो क्वेश्चन नंबर 61 से 80 हैं, ये पशुपालन से संबंधित प्रश्न हैं, जो वन दरोगा में तो काम आएंगे, और साथ में पशुधन प्रसार अधिकारी का जो पद आए हैं उसमें भी आपके काम आएंगे। कुछ विद्यार्थी मैसेज करते हैं कि सर पशुपालन संबंधी तो क्वेश्चन हो ही नहीं पा रहे, ये कहाँ से दे रहे हैं आप? मैं कहीं से नहीं दे रहा भाई, मैं वो नॉर्मल क्वेश्चन बना के आपको दे रहा हूँ जिनके आने की संभावना है, क्योंकि पशुपालन संबंधी एग्ज़ाम जो है वो कभी किसी स्टेट में ऐसे प्रॉपर हुए नहीं है कि जहाँ पर से आपको प्रश्न मिल जाए। तो इसलिए ये जो मैटर है वो खुद ही तैयार करना पड़ेगा, और इसके बाद इस मैटर से क्वेश्चन भी हमें खुद ही बनाने पड़ेंगे। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा अगर मेहनत होती है तो वो भैया पशुपालन संबंधी प्रश्न बनाने पे होती है। तो आप भी आगे से मेहनत करो, नहीं तो फिर परिणाम आपके लिए घातक भी हो सकते हैं। चलिए डरिए मत, पहले शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की। क्वेश्चन नंबर 61, विश्व की सर्वश्रेष्ठ भैंस की नस्ल कौन सी मानी जाती है? तो मुर्रा मानी जाती है। मुर्रा भैंस की नस्ल को दिल्ली, कुंड या काली, दिल्ली या कुंड या काली नस्ल नाम से भी जाना जाता है। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल भी मुर्रा ही मानी जाती है, ये भी ध्यान रखना आप। और इसके अलावा आपने सुना होगा ना, एक हरियाणा में फेमस हुआ था एक नर भैंसा, युवराज नाम था उसका, युवराज। तो जो अरे युवराज सिंह बैट्समैन है भाई, युवराज एक नर है, भैंस का नर, काफ़ी हष्ट पुष्ट नर है ना, वो बड़ा फेमस हुआ था। तो वो जो युवराज जो भैंस नर है वो मुर्रा से उत्पन्न है, ये भी आप बात ध्यान रखना। अगला है मालपुरा और बीकानेर या बीकानेरी, जिसको मगरा भी कहते हैं, के संकरण से
तैयार की गई भेड़ नस्ल कौन सी है? संकरण मतलब क्या होगा कि दोनों की वैरायटीज को मिला के कौन सी भेड़ तैयार की गई है? तो इसमें तैयार की गई है हिसार डेल, ऑप्शन डी हिसार डेल से तैयार की गई है। ध्यान रखना कि जो मालपुरा भेड़ की नस्ल है उसकी ऊन मोटी होती है जो गलीचे बनाने के लिए प्रसिद्ध है, और जो बीकानेरी भेड़ की नस्ल है ये उत्तम क्वालिटी के ऊन के लिए प्रसिद्ध है। सबसे बेहतर क्वालिटी का जो ऊन भारत में मिलता है वो बीकानेरी भेड़ से ही मिलता है। और दूसरी एक और बात, भारत में सर्वाधिक ऊन उत्पादन कहाँ होता है? तो राजस्थान में होता है। उत्तराखंड में कहाँ होता है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, इतनी उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। निम्न में से कौन सी सबसे पुरानी गाय की नस्ल है? जो सबसे पुरानी गाय की नस्ल है वो लाल सिंधी है। लाल सिंधी का मूल स्थान कराची है और इसको सिंध गाय भी कहते हैं। देखिए, अगर सवाल बहुत अच्छा पूछेगा कि लाल सिंध का मूल स्थान कराची के साथ साथ और कौन सा क्षेत्र है जो वर्तमान में भारत में है, तो हैदराबाद है जी। हैदराबाद इसका उद्गम स्थान कह सकते हैं कराची के बाद। एक बछड़े का प्रतिदिन औसत भार कितना बढ़ता है? तो वो लगभग 400 से 500 ग्राम बढ़ता है जी। लगभग 400 से 500 ग्राम होता है। बिल्लियों का समूह, ग्रुप ऑफ कैट्स जो है उससे हम क्या बोलते हैं? बिल्लियों के समूह को हम बोलते हैं क्लाउडर, क्लाउडर कहते हैं। पैक, जो ऑप्शन ए है पैक, वो ग्रुप ऑफ डॉग्स होता है। लिटर ग्रुप ऑफ यंग डॉग्स होता है। और जो हड है वो ग्रुप ऑफ काउ, बुफेलो और एलिफेंट होता है। जिसके सर के ऊपर से बात निकल गई है वो मेरा वीडियो देख लें, पशुपालन पे मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया है, उसमें मैंने सब कुछ बता दिया है कि किस ग्रुप को क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, आप उस वीडियो को जरूर देख लें। अगला है बकरी का नवजात न्यू बॉर्न क्या कहलाता है? ये भी मैंने उस वीडियो में बताया था। तो बकरी का जो नवजात है उसे बोलते हैं किड, ऑप्शन सी किड बोलते हैं। जो ऑप्शन ए है काफ, काफ जो है वो काव और बुफेलो का न्यू बॉर्न बेबी होता है। लैम्ब शीप यानी कि भेड़ का न्यू बॉर्न बेबी होता है। कब टाइगर और लॉयन का न्यू बॉर्न बेबी होता है। अगला है उपरोक्त में से किस पशु का मध्यकाल यानी कि ऑस्ट्रस सबसे लंबा होता है? तो सबसे लंबा जो मध्यकाल होता है वो गाय का बिल्कुल ठीक है, 8 से 24 घंटे होता है। भैंस का 12 से 36 घंटे होता है। घोड़े का 12 से 36 होता है। ऊंट भी ऑप्शन में, तो ऊंट का 1 से 7 दिन होता है। तो सबसे लंबा मध्यकाल ऊंट का होता है 1 to 7 डेज, बाकी सारे 24 या 36 घंटे तक के होते हैं। मध्यकाल क्या होता है? मध्यकाल का मतलब जब मादा पशु जो है वो नर से संभोग करने की इच्छुक होती है। इसे हीट में आना भी कहते हैं, इसे पाली में आना भी कहते हैं। NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स की स्थापना कब हुई? 1984, 21 सितंबर 1984 बंगलुरु में हुई। 19 जुलाई 1985 85 को इसका मुख्यालय करनाल हरियाणा में हस्तांतरित किया गया। गाय का दूध पीला होने का मुख्य कारण क्या होता है? गाय का दूध जो पीला होने का मुख्य कारण होता है वो होता है कैरोटीन। कैरोटीन इसका मुख्य कारण होता है। निकोटीन तो आप समझते ही हैं, टोबैको में वर्ड यूज़ करते हैं। मायोग्लोबिन क्या होता है? मायोग्लोबिन की वजह से मीट का रंग लाल होता है। तो मीट का रंग लाल होने की वजह जो है वो मायोग्लोबिन है। गाय की किस नस्ल को भदावरी नाम से भी जाना जाता है? तो भदावरी नाम से जो नस्ल है वो ऑप्शन डी गिर नस्ल है। गिर नस्ल को भदावरी नस्ल के नाम से जाना जाता है। और गिर नस्ल को ब्राज़ील में बहामान भी कहते हैं, बहामान। इससे पहले मैंने एक और सवाल बनाया था कि ब्राज़ील में किसे बहामान कहते हैं, तो मैंने वहाँ पर भैंस लिख दिया था, लेकिन मैंने आपको सॉल्यूशन में करेक्ट कराया था कि भैंस नहीं, ये गाय है। किस बकरी को बहुबच्चे जननी भी कहते हैं? बहुबच्चे जननी मतलब बहुत सारे बच्चे देने वाली। तो बहुबच्चे जननी जो बोलते हैं वो बारबरी को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बारबरी 1 साल में 2 बार बच्चे देती है और एक ब्यात में यानी कि एक बार में 2 बच्चे देती है। तो यानी कि बारबरी साल में औसत 4 बच्चे देती है, इसलिए इसको बहुबच्चे जननी भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है?
लो जी, सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल है ऑप्शन बी, वाइट लेगनहॉर्न। सबसे ज़्यादा अंडे ये दे सकती है, सबसे ज़्यादा। ये विदेशी नस्ल है, अमेरिका और यूरोप में पाई जाती है। और जो इसमें ऑप्शन ए है ना, कड़कनाथ, तो कड़कनाथ जो मुर्गी है ना, ये देशी मुर्गी है। और ये देशी मुर्गी मांस के लिए प्रसिद्ध है, पंजाब क्षेत्र में बड़ी प्रसिद्ध है ये। अगला है, वसा को मापने का यंत्र कौन सा होता है? तो वसा को मापने का यंत्र होता है ब्यूटोमीटर, ऑप्शन सी, ब्यूटोमीटर। ब्यूटोमीटर में जो अधिकतम अंक है वो 10 यानी कि 10 होता है। मेलामाइन की खोज किस वर्ष हुई थी? तो मेलामाइन की जो खोज हुई थी वो 1830 में हुई थी और जर्मनी में हुई थी इसकी खोज। अब मेलामाइन क्या है, देखिए, मेलामाइन की कहानी बहुत लंबी है, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताऊं तो मेलामाइन में 67% नाइट्रोजन होता है और अधिक नाइट्रोजन की वजह से इसमें प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होती है। अब मेलामाइन का प्रयोग करते थे टाइल्स बनाने में, टाइल्स। लेकिन कुछ जो कुछ दुष्ट बुद्धि लोग थे, उन्होंने जब चेक किया कि मेलामाइन में नाइट्रोजन जो है वो 67% है और नाइट्रोजन है तो प्रोटीन तो अधिक होगा ही होगा इसमें, तो उन दुष्ट बुद्धि लोगों ने क्या किया कि मेलामाइन से दूध बना दिया, मिल्क बनाया। और ये काम जो है वो चीन में शुरू होता है। तो मिल्क बना और मिल्क बन के हमारे घर आया, हमने पिया और बच्चों को जो मिल्क दिया खासकर उसमें मेलामाइन था। चीन में अचानक एक बार अनेक बच्चे बीमार पड़ गए। तो जैसे ही बच्चे बीमार पड़े तो सरकार हरकत में आई। सरकार ने चेक किया कि भाई बच्चे बीमार क्यों पड़े, तो पाया गया कि बच्चों के बीमार होने के पीछे वजह दूध है। दूध को चेक किया गया तो मेलामाइन की थ्योरी सामने आई और चीन ने जितने भी दूध के पैकेट थे वो सारे पैकेटों को बहा दिया पानी में, फेंक दिया उनको और किसी को खबर भी नहीं होने दी। क्योंकि चीन ने ये काम तो अपने देश में तो इस दूध को बैन कर दिया, लेकिन इस दूध को अब विदेशों में करेगा वो एक्सपोर्ट। धीरे धीरे अमेरिका ने भी किया, यूरोप ने भी किया। भारत में तो यही दूध पीते हैं, बच्चों को जो आप दूध पिलाते हैं वो सारा यही दूध होता है। आप जो मर्जी बोलिए कि ना जी हम तो ये दूध वो दूध लाते हैं, ना जी ना, दूध में मिला है मेलामाइन। भारत में भी ऐसी समस्या आई, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत सरकार ने मेलामाइन के प्रयोग को अनुमति दी हुई है। मेलामाइन जैसा दूध पीने से बच्चों में अनेक रोग विकसित होते हैं। बच्चों की जो बुद्धि होती है, यानी कि जो माइंड होता है वो डिस्टर्ब होता है। बच्चों में लंग्स जैसे अनेक रोग होते हैं। तो मेलामाइन तो भाई बहुत खतरनाक पदार्थ है। लेकिन इंडिया तो भाई वो जो है एक यूनिक देश है और यहाँ पर तो सब डाइजेस्ट हो जाता है। जैसे कोरोना वायरस को लेकर लोग बोल रहे थे कि कोरोना आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया वालों का स्टेमिना बहुत तगड़ा है। तो लग भी रहा है फिलहाल, जितना और देशों में अंत तक मचा है हमारे यहाँ नहीं मचा पाया। तो वैसे हमारे बच्चे भी हष्ट-पुष्ट अच्छे खासे तगड़े हैं, उनका भी स्टेमिना अच्छा खासा है, तभी वो मेलामाइन जैसे दूध को पचा लेते हैं। चलो नेक्स्ट, किस पशु के दूध में सर्वाधिक प्रोटीन होता है? देखिए, सर्वाधिक प्रोटीन जो होता है वो भेड़ के दूध में होता है, 5.2% होता है। गाय के दूध में 3.5% होता है और घोड़े के दूध में 2.6% होता है। तो सर्वाधिक प्रोटीन जो है भेड़ के दूध में मिलेगा आपको। पशुओं में पाया जाने वाला ऐसा रोग जो मानव में भी आ जाता है, मानव में भी देखिए थोड़ा बहुत गलती हो जाती है, मानवीय गलती होती है भाई ये, क्योंकि जो टाइप करने बैठा है वो भगवान नहीं है ना, थोड़ी बहुत ही कमी हो जाती है। और वैसे भी लॉकडाउन जैसे स्थिति में इतना सब हो रहा है, तो इतना तो आप समझ जाएंगे मेरे हिसाब से। तो ऐसा पशुओं में पाया जाने वाला रोग जो मानव में आ जाता है वो है एंथ्रैक्स रोग है, यानी कि बी। इसमें क्या होता है कि पशु के पेट में जोरदार दर्द होता है, पशु को जोर से बुखार होता है, पशु बुखार से कांपता है और पशु के प्राकृतिक छिद्रों से जो नेचुरल होल्स हैं वहाँ से कोलतार जैसा चमकदार झागयुक्त पदार्थ निकलता है। और ये जो एक छुआछूत रोग है ये मानव में भी आ सकता है। उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष नेशनल कैटल एंड बफेलो ब्रीडिंग परियोजना की शुरुआत हुई थी? 2002-3 में हुई थी, ऑप्शन डी। ऊंट का पाली में आना, इनकी हीट में आना क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं मस्त, बोलते हैं MUSTH, मस्त कहते हैं।
गाय के दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो केसिन प्रोटीन है, यानी कि ऑप्शन सी, गाय के दूध में आपको यही प्रोटीन मिलेगा। अंतिम क्वेश्चन है, सुअर के जो सॉल्टेड मीट है, यानी कि नमकीन मीट है, उसे क्या बोलते हैं? बैकॉन बोलते हैं, BACON। अब आप बोलेंगे सुअर की मीट को तो पॉर्क भी कहते हैं, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ कि पॉर्क नहीं कहते, पॉर्क भी कहते हैं, लेकिन नमकीन मीट को बैकॉन कहते हैं। तो ध्यान रखिए अपना। नेक्स्ट पेपर आपको मंडे मिलेगा, ट्यूसडे उसका डाउट सेशन कराएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग साथ के साथ नोट्स भी बना रहे होंगे। लेकिन आज आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट बहुत कम करवाए। उसके पीछे वजह ये है, उसके पीछे वजह ये है कि आप लोग कमेंट तो करते ही नहीं यार। पता नहीं क्यों नहीं करते कमेंट। अरे भाई, लाइक शेयर तो आपकी मर्जी है, करो या ना करो। कमेंट अगर हमने करने के लिए बोला, कमेंट तो करना चाहिए ना। हम आपके लिए, लॉकडाउन, देश बंद है, एक सर हरियाणा से बैठे हैं, एक मैं यहाँ से देहरादून से हूँ, एक टाइपिस्ट कहीं और से बैठा आपके लिए काम कर रहा है। अरे हमने आपको कमेंट के लिए तो बोला, कमेंट आप कर ही नहीं पाते। खासकर गर्ल्स तो कमेंट करती नहीं है भाई। फेसबुक में डाल दूँ पोस्ट, देखो तुरंत कमेंट आएंगे, लेकिन यूट्यूब पर कमेंट करने के लिए गर्ल्स तो आती नहीं आगे, कमेंट नहीं आता, वॉच नहीं होते इनके। कोई बात नहीं जी, इनका भविष्य इनके हाथ में है। हम तो अपना काम कर रहे हैं जब तक हमारी क्षमता है। यू स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन। क्या हुआ? आवाज़ तो विश्नोई सर की आनी थी और आवाज़ तो फिर यहाँ पर मेरी आ गई। चौंकने की बात नहीं है, विश्नोई सर आज डाउट्स नहीं कराएंगे और मैं भी आपको खाली इसके आंसर्स ही बोलूँगा। उसके पीछे वजह है, वजह यह है कि थोड़ा सर जो हैं वो नाराज़ हैं आप लोगों से। नाराज़ इसलिए हैं कि वो बोल रहे हैं कि देखिए, सर का मानना वो जो है वो ये है कि एनी हाउ हम आपको लोगों के लिए पेपर्स टाइप करवा रहे हैं, और सर अपना मुश्किल टाइम निकाल के है जो मुझे हरियाणा से देखो सॉल्यूशन बना के भेजते हैं यहाँ पर। और सर बोल रहे हैं कि सर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप हमें बैठे बिठाए पेमेंट भी कर रहे हैं, और बच्चे यहाँ पर कोई इंटरेस्ट दिखाते नहीं है। अरे भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए 12 प्रश्न दिए, 12 प्रश्नों में से आपने कमेंट ही नहीं किया, 2 या 3 का किया। कितनों ने किया? बहुत कम ने किया। आप लोगों पे कोई बाध्यता थोड़ी ना है कि आपको वंदरों का बनना ही बनना है या पशुधन प्रसार अधिकारी बनना ही बनना है। आपकी मर्जी है, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। लेकिन सर नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन मैं तो भाई आपसे नाराज़ नहीं होऊंगा, मैं तो आपको लोगों को आंसर दे ही दूंगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर बताऊंगा कि अगर आप लोगों की आदतें नहीं सुधरी, है ना, तो ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर। क्योंकि हम तो देखिए आप लोगों के लिए ही बैठे हैं और हम यहाँ पे काम कर भी रहे हैं, और हो सकता है कि 1-2 दिन में मैं कोई नया प्लान भी लेके आऊँ। लेकिन नए प्लान में जब आपकी फैकल्टी ही मेरा साथ नहीं देगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और फैकल्टी साथ क्यों नहीं दे रही है ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तो चलिए आंसर दीजिए आप पहले। 16 का सी आएगा, 17 का ए आएगा, 18 का डी फॉर डॉग आएगा, 19 का ए आएगा, 20 जो क्वेश्चन है इसका आंसर डी आएगा, 21 जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए आएगा, चार्ल्स न्यूटन। 22 का जो आंसर है वो बी आएगा, यानी कि शीतकाल ऋतु। 23 जो है इसका आंसर जो आएगा ये कि खुरपा और मुंह का रोग निम्न में से किस में पाया जाता है। तो इसमें आप ऑप्शन डी को सही कर लीजिए, इनमें से कोई नहीं आएगा, इनमें से सभी आएगा। इनमें से सभी, ये सभी जो पशु होते हैं उनमें ये रोग पाया जाता है। अगर क्वेश्चन नंबर 24 में बी आएगा, बी फॉर बैट। उसके बाद 25, क्वेश्चन नंबर 25 में ए आएगा, 26 जो है उसमें ए आएगा, 27 जो है उसमें ए आएगा, और 28 जो है उसमें बी आएगा, बी फॉर बैट। 29 जो है वो उसका डी आएगा, यानी कि साइट्रिक अम्ल के कारण, ये साइट्रिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर जो 30 है, 30 में आपको कूट मिलाने थे, तो कूट मिलाने में आपका डी आएगा, डी फॉर डॉग आएगा। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन सा युग्म में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोट के कारण होता है? तो 31 का सी आएगा, ये मीथेन एवं वायु। 32 जो है उसका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग हुआ था? तो इसमें आएगा सी, मस्टर्ड गैस का हुआ था। उसके बाद भोपाल गैस त्रासदी, ये क्वेश्चन बहुत बार बन चुका, आप लोगों को पता है। तो भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट है, और
क्वेश्चन नंबर 34, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा होता है? तो मीथेन गैस आप लोगों को पता है कि ये धान के खेत होते हैं। डॉक्टरों द्वारा नाड़ी का परीक्षण किया जाता है। तो 35 में बी फॉर बैट आएगा, हृदय की धड़कन देखने के लिए। ये पशुओं में भी होता है, जो नाड़ी का परीक्षण होता है ना, पशुओं में भी होता है। पशुओं में उनकी पूंछ के नीचे से चेक करते हैं। नाड़ी दर कहाँ से नापी जाती है? तो जो नाड़ी दर है वो 36 का बी आएगा, धमनी से नापी जाती है। ये वुमेन के बारे में पूछ रहा आपसे। अगला है 37 में ए आएगा। 38 में जो आएगा वो बी फॉर बैट आएगा। 39 में डी फॉर डॉग आएगा। 40 में जो आएगा वो डी फॉर डॉग आएगा। 41 में जो आंसर है वो सी आएगा। 42 में जो आंसर आएगा वो डी आएगा। और ये ऑप्शन में होना चाहिए था कि ये सभी, इनमें से कोई नहीं आना चाहिए था, इनमें ये आना चाहिए था ये सभी। ऑप्शन डी को सही कर लीजिए, ये सभी आएगा। 43 है, 43 का बी आएगा। 44 जो है इसका सी आएगा। 45 जो है इसका बी फॉर बैट आएगा। 46 का बी फॉर बैट आएगा। 47 जो है उसका ए आएगा। 48 का जो आंसर आएगा वो डी फॉर डॉग आएगा। 49 का आंसर बी फॉर बैट आएगा। 50 का आंसर बी फॉर बैट आएगा। 51 का जो आंसर आएगा बी फॉर बैट आएगा। 52 का आंसर सी आएगा। 53 का आंसर डी फॉर डॉग आएगा। 54 का जो आंसर है वो सी आएगा। 55 जो है उसका आंसर बी फॉर बैट आएगा। 56 का आंसर बी फॉर बैट आएगा। और 57 जो है इसका आंसर ए आएगा। 8 है नींबू का कैंकर रोग, ये वायरस की वजह से होता है, इस सी आएगा। 59 का जो है वो सी आएगा। और 60 यानी कि जो 60 है उसका आएगा बी फॉर बैट आएगा।